अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा व तालिबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने FSC और FA का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा व तालिबात FA और FSC के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. So let's begin with our first chapter of biology, which is introduction. So our first topic is biology and some major fields of specialization. What is biology? Biology is the study of living things. Biology जो है वो living things की study को कहते हैं. It is a branch of science and like other sciences it is a way of understanding nature. बायोलॉजी जो है ये भी एक साइंस की ब्रांच कंसीडर की जाती है. बायोलॉजी डील्स विद द लिविंग पार्ट्स ऑफ नेचर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स विच इफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे. सो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट जो है, बायोलॉजी इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स बट इट इज़ ऑल्सो द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी जो है वो सिर्फ हम लिविंग थिंग्स के स्टडी को नहीं कहते बट लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग पार्ट्स के साथ जो रिलेशन है उसको डिस्कस करते हैं. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. सपोज सन ले ले. सन को हम लिविंग थिंग तो कंसीडर नहीं करते और द सेकंड थिंग इज़ प्लांट. प्लांट एक लिविंग थिंग है. तो जब तक प्लांट को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, प्लांट अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकेगा. और इसी तरह एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लें आप वाटर की और प्लांट की. वाटर नॉन लिविंग एंटिटी और प्लांट लिविंग थिंग है. अगर हम पौधे को पानी नहीं देंगे तो पौधा ज़िंदा नहीं रह सकेगा. सो इसका सिंपलेस्ट मतलब यही है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो किसी ना किसी वे में नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट हैं. ठीक है, they survive to understand, explain, integrate and describe the natural world of living things. The literal meaning of biology is the study of life. बायोलॉजी का जो लिटरल मीनिंग है ना वो है द स्टडी ऑफ लाइफ. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ. देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी लाइक द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ. सो हमें नहीं पता, हम लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते अब तक. हमें नहीं पता, साइंटिस्ट को नहीं पता था कि वो कैसे बताएंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ. सो फॉर दिस पर्पस बायोलॉजिस्ट ने एक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन कर दिया जो कि फिर लिविंग थिंग्स को, जिसकी बेस पे वो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट कर सकें. ठीक है, सो in the third paragraph, life for biologists is the set of characteristics that distinguish living organism from non-living objects including dead organism. अब वो characteristics कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. The first one is living organisms are highly organized complex entities. मतलब कि जो living organisms हैं वो highly organized होते हैं. हाईली ऑर्गेनाइज मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम देयर स्मॉलेस्ट पार्ट. स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है ऑर्गेनिज्म में? सेल. हमने पढ़ा है कि सेल इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल से स्टार्ट करते करते वो हायर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं. लाइक सेल है, फिर टिश्यू आ जाता है, देन टिश्यू आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, और देन पूरा हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो ये सारा जो सिस्टम है ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है. एंड आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, और वन और मोर सेल से मिलकर बना होता है. वन मीन्स वन उनके लिए कि जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूनिसेलुलर मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, जिसके अंदर हमारे पास प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट एक्सेट्रा. और मोर सेल्स मतलब कि हैविंग मल्टी सेलुलर हैविंग मल्टीपल सेल्स लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर हमारे पास यूकैरियोट्स आ जाते हैं, ह्यूमन्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म.
The second property, the second characteristics is that the living organisms contain genetic material of their characteristics. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होंगी ना, अब उनके उसके अंदर उसके पास एक जेनेटिक प्रोग्राम, जेनेटिक मटेरियल होगा. जेनेटिक प्रोग्राम मींस द जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ दे कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो एनर्जी को यूज़ करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. वो एनर्जी को यूज़ भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू डू देयर वर्क, टू परफॉर्म देयर फंक्शंस. ठीक है. और द फोर्थ वन is that the living organism can carry out and control numerous chemical reactions. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे हमारे पास, उनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स होगी कि उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. लाइक सपोज इन प्लांट्स, मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल दी, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. ठीक है. फॉर मेकिंग देयर फूड. और ह्यूमंस के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, फूड डाइजेशन होती है. ये सारे प्रोसेस और इसके अलावा भी डिफरेंट तरह के प्रोसेस रिएक्शंस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. ठीक है. एंड देन इट कैन ग्रो इन साइज़. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो साइज़ में ग्रो करते हैं. सपोज प्लांट को देख लें, पहले वो बहुत छोटा सा होता है, देन वो ग्रो करता करता एक दरख्त की फॉर्म ले लेता है, एक ट्री भी बन जाता है. देन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंटल चेंजेस की बेस पे वो अपने आप को भी चेंज कर लेते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज़ दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स. जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सिमिलर होते हैं उनकी तरह के ही. ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन आई गेस इज़ दैट के दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको वो रिस्पॉन्ड करते हैं. लाइक समर्स में और विंटर्स में उनकी बॉडी कंडीशंस भी चेंज कर जाती हैं. नेक्स्ट, एनी ऑब्जेक्ट पोजेसिंग ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली कैन बी डिक्लेयर्ड एज लिविंग थिंग एंड इन एन ऑब्जेक्ट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज़. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, उसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे दैट इट इज़ अ लिविंग थिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म. द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज़ अ वेरी वाइड बेस्ड स्टडी. जो बायोलॉजी जो साइंस है, ठीक है, वो बहुत ही वास्ट स्टडी है. ठीक है. उसके अंदर बहुत सी ब्रांचेज इन्वॉल्व होती हैं. एक तो उसकी मेजर डिवीजन्स हैं, देन उसकी फर्दर आगे डिवीजन्स हैं, और वो पूरी दुनिया के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करती हैं, जिसके अंदर हमारे पास इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, जोलॉजी ये सब आ जाती हैं. इनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोलॉजी की जो है वो 3 मेजर डिवीजन्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर द फर्स्ट वन इज़ बॉटनी, सेकेंड वन इज़ जोलॉजी, थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी. द बॉटनी जो है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स. बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की स्टडी करते हैं हम लोग बॉटनी में. द सेकेंड वन इज़ जोलॉजी. जोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ एनिमल्स. देन द थर्ड वन इज़ द माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, एंड बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ. मीन्स दैट कि इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, इकोलाई, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. उन सब को हम लोग जो है वो अंडर माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. Molecular biology is the branch of biology which deals with the structure of organisms, the cells, their organelles at molecular level. Molecular biology के अंदर हम लोग जो है वो living organisms को study करते हैं at molecular level. Molecules आपको पता है 2 तरह के molecules होते हैं, एक micro molecules, एक macro molecules, और human beings में या living organisms में दोनों present होते हैं. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्रो भी होते हैं, कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया. इन सब को जो है हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गन्स में एट मॉलिक्यूलर लेवल. जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास अंडर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द एनवायरमेंटल बायोलॉजी. एनवायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली इसके अंदर हम एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं विद द ऑर्गेनिज्म. एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म.
in relation to their environment. This includes interaction between the organism and their organic and inorganic environment, especially as it relates to human activities. जो अगली हमारे पास है वो माइक्रोबायोलॉजी है. एज आई ऑल्सो डिस्कस्ड अर्लियर दैट it is the study of microorganism which include bacteria, viruses, protozoa and microscopic algae and fungi. आगे हमारे पास आ जाती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी. दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहते हैं. फ्रेश वाटर बॉडीज़ कौन सी हमारे पास? रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, एक्सेट्रा. ठीक है. एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज़. ऐसे केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स वाटर बॉडीज़ के, रिवर्स और लेक्स के, जो कि फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं. ये सारी चीज़ें हम अंडर फ्रेश वाटर बायोलॉजी डिस्कस करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द मैरीन बायोलॉजी. ये थोड़ी बहुत सिमिलर है फ्रेश वाटर से, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ यही है कि फ़्रेश वाटर के अंदर हम लोग जो है वो सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं. और मैरीन के अंदर हमारे पास जो द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशन, सीज़ और ओशंस में जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं. दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी एक्टिंग एज फैक्टर्स फॉर मैरीन लाइफ. नेक्स्ट इज़ द पैरास्टियोलॉजी. This is the branch of biology which deals with the study of parasites. What is parasites? Parasites are basically the disease causing agents या organisms, ऐसे organisms जो कि बीमारियां फैलाते हैं. तो उनको हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं. द स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप आर स्टडीड इन पैरास्टियोलॉजी. सपोज आप कोई भी वायरस ले लें, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो होस्ट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसकी सरफेस पे बैठता है, अपना डीएनए इंसर्ट करता है, ये सारा कुछ जो है ये हम पैरास्टियोलॉजी में पढ़ते हैं. उसकी लाइफ हिस्ट्रीज़ और होस्ट पैरासाइट का जो रिलेशनशिप है, होस्ट आप कोई भी लाइक ह्यूमन बींग्स लगा लें, उनका जो रिलेशनशिप है वो हम सब जो है पैरास्टियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द ह्यूमन बायोलॉजी. ह्यूमन बायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन. मैन की स्टडी को, मतलब या फिर ह्यूमंस की स्टडी को हम ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं, सिंपल. बट लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज आ जाती हैं. दिस इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स. लाइक ह्यूमंस का फॉर्म, उसके ह्यूमंस की फॉर्म, ह्यूमंस का स्ट्रक्चर्स, उसका फंक्शन, हिस्टोलॉजी हम लोग बेसिकली कहते हैं द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की स्टडी को. डिफरेंट टिश्यूज़ आपको पता है ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्मूथ टिश्यूज़ हो गए, मसल टिश्यूज़ हो गए. इन सब की स्टडी जो है हम हिस्टोलॉजी में करते हैं. और ये सारी ब्रांचेस मिलके जो है ह्यूमन बायोलॉजी के अंडर आती हैं. एनाटमी को करते हैं. एनाटमी बेसिकली कहते हैं कि किसी भी चीज़ को सेंटर से कट कर देना, इंटरनली उसको कट लगा देना. सपोज़ कर लें आप अपना हार्ट ले लें, ब्रेन ले लें, उसको जब आप सेंटर से कट करते हैं ना और उसको खोल के जब आप उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग जो है वो एनाटमी कंसीडर करते हैं. देन मॉर्फोलॉजी भी स्टडी ऑफ शेप है, स्ट्रक्चर है. देन जेनेटिक्स है, एवोल्यूशन है. एवोल्यूशन का मतलब होता है कि उसकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, वो कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो हम अंडर एवोल्यूशन स्टडी करते हैं. देन जेनेटिक्स, वही जीन्स को, डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को, वो स्टडी करते हैं. देन सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये सब कुछ जो है वो हम अंडर ह्यूमन बायोलॉजी स्टडी करते हैं. देन हमारे पास है सोशल बायोलॉजी के अंदर हम दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. बेसिकली हम सोशल बिहेवियर चेक करते हैं एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, चेक करते हैं इसके अंदर, मतलब इसको स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज़ हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी. इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री. बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल हों एट इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है. और उन सब ये जो चीज़ें हम बनाते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का, ये सब कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी के अंडर डिस्कस करते हैं. इसी सिंपलेस्ट एग्जांपल आप एक प्रोसेस फर्मेंटेशन, जो आपने सुना होगा बहुत बार, आपके घरों में भी यूज़ होता है, इसको यूज़ करते हैं हम लोग ब्रेड बनाते हैं.
और इसके अलावा हम चीज़ प्रिपेयर करते हैं। और एक एडवांस इसका प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो भी बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, जिसको यूज़ करके अब जो इंसुलिन की प्रिपरेशन हो रही है फॉर ह्यूमन पर्पसेस। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो हम अंडर बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स। सो लेट्स स्टार्ट। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। एक अगर हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी है ना, तो उसके अंदर 100 ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं, वो केमिकल प्रोसेस जो हैं वो हो रहे होते हैं लाइफ की मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, उसको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो रहे होते हैं। इन व्यू ऑफ दिस, इसको कंसिडर करते हुए, इट इज़ समथिंग ऑफ सरप्राइज टू फाइंड दैट ऑफ द 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स, 92 जो है वो हमारे पास नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हैं, only 16 are commonly used in forming the chemical compounds from which living organisms are made। उनमें से जो सिर्फ 16 है वो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, जिससे बन के ऐसे वो केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जिससे मिल के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, या जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंपलेस्ट वे में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, These 16 elements and a few others which occur in a particular organism are called as bioelements। ये जो 16 एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 92, इसके अलावा कुछ और हैं जो कि मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, बायो एलिमेंट्स। इन द ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ द टोटल मास। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ये 6 बायो एलिमेंट्स हैं, ये 99% जो है प्रेजेंट होते हैं उसको टोटल अकॉर्डिंग टू देयर टोटल मास। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से 6 एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में 99% प्रेजेंट होते हैं, और बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ओके, द 6 कॉमनेस्ट बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ द बॉडी मास। 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे जो मैंने ऊपर भी बताया है आपको, जो कि 99% ऑफ टोटल बॉडी मास है। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। इनकी आपने परसेंटेज जो है मैं बता रही हूँ आपको आगे, वो आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेनी है, बिकॉज MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है? 65%। देन कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1%। ये जो ग्राफ उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी जो है इसकी परसेंटेजेस को शो कर रहे हैं। आप इन सब परसेंटेजेस को अगर आप ऐड भी करेंगे तो आपके पास 99% बनेगा। अब ये तो हो गया ह्यूमन बॉडी का 99%। तो जो अदर 1% है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये वो कौन कौन से उनको देख लेते हैं। अदर बायो एलिमेंट्स इंक्लूड अबाउट 1%, वो सिर्फ 1% होगा, ज़ाहिर सी बात है 99% तो वो 6 बायो एलिमेंट्स थे। इनके अंदर कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। पोटेशियम इसके अंदर 0.35% है, सल्फ़र 0.25, क्लोरीन 0.15, सोडियम अगेन 0.15, मैग्नीशियम 0.05, आयरन 0.004, कॉपर भी, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ये चारों जो है ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लाइक वेरी स्मॉलेस्ट अमाउंट। ठीक है, then the fact that the same 16 chemical elements occur in the organism and the fact that their properties differ from those in the non-living world show that bioelements have special properties which make them particularly appropriate as basis of life। ये जो 16 bioelements living organism से present होते हैं, इनके अंदर special properties होती हैं। Next है biological organization is not simple, it has higher degree of complexity because of which the living organisms are able to carry out a number of processes। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सिंपलेस्ट से आगे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, तो इसको साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट लेवल्स में जो है वो कर दिया डिवाइड। ठीक है, ताकि इजी रहे समझने में। ये जो है ये सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जैसे जैसे हम फर्दर मूव ऑन करते रहते हैं, और जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते जाएंगे उसके अंदर डिफरेंट तरह के और नंबर ऑफ़ केमिकल प्रोसेस भी बढ़ते जाएंगे।
ठीक है, जिसकी वजह से जिसकी बेस पे जो है वो डिफरेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग थिंग्स से, ठीक है, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स से। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम हायर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोसेस भी इंक्रीज़ करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिस्टिंग्विश कर देते हैं। A living thing has built-in regulatory mechanism which interact with the environment to sustain its structural and functional integrity। लिविंग थिंग जो है उसके अंदर ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज़्म प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है, सस्टेन रहती है। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को डिस्कस किया था तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो ऐसे होते हैं कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। A living thing is therefore composed of highly structured living substances or protoplasm. In order to understand the various phenomena of life, biologists for convenience study the biological organizations at different levels, starting from the very basic level of subatomic and atomic particles। जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिफरेंट लेवल्स पे सेट कर दिया, ठीक है, मतलब कि उनको समझने में ताकि आसानी रहे, उनको डिफरेंट जैसे हम लोग डिविजन्स कर देते हैं किसी चीज़ की, उन्होंने इसको सेट कर दिया। सबसे बेसिक से स्टार्ट किया उन्होंने, बेसिक लेवल को सबसे पहले पिक किया, ठीक है, इवन के सेल से भी बेसिक लेवल को उन्होंने पिक किया, विच इज़ द सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल्स। इसको पिक किया उन्होंने सबसे बेसिक लेवल पे टू द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ एंड बियॉन्ड विच द स्टडी ऑफ कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड द एंटायर वर्ल्ड आर इंक्लूडेड। उसके बाद वो आगे हायर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, हाई लेवल की तरफ चलते गए और लास्ट पे उन्होंने कम्युनिटी, पॉपुलेशन और एंटायर वर्ल्ड इन सबको इंक्लूड किया, ये समझने के लिए कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि जो जितना भी हमने पढ़ा है इसके अंदर इंपॉर्टेंट MCQs या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो इंक्लूड हैं। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सो हेयर आर सब इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ये जितना भी आज हमने पोर्शन कवर किया है उससे रिलेटेड है। तो द फर्स्ट वन इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोबायोलॉजी, सेकेंड वन जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी। मैंने जब आप लोगों को मोलिकुलर बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल्स। और मॉलिक्यूलर लेवल्स में आपको बताया था कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी इंक्लूड होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, विच इज़ द प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द सेकेंड वन इज़ द ट्रेस एलिमेंट्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉपर, आयोडीन, जिंक एंड क्लोरीन, आयरन, कैल्शियम या फिर मैंगनीज। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। फर्स्ट वन का सी था। थर्ड इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट इन द ह्यूमन बॉडी इज़ ए ऑप्शन 18%, 10%, 65% या 95%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 65%। फोर्थ वन इज़ द वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स आर बायोलॉजिकली कॉल्ड एज फ्रेश वाटर, प्योर वाटर, लाइट वाटर या मैरीन वाटर। आप लोगों ने ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्रेश वाटर में क्या क्या इंक्लूड्स हैं, रिवर्स एंड लेक्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लाइफ, डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है, दैट इट इज़ द सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद जो भी उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं वो भी आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ व्हाट आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसके अंदर आप लोगों ने पहले माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखना है, उसकी एग्जांपल देनी है, देन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो उसके अंदर आप लोग लिख देंगे कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट और दूसरी तरफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हाई मॉलिक्यूलर वेट और माइक्रो स्मॉल इन साइज और देन मैक्रो लार्जर इन साइज। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। Then is the define microbiology, the branch of biology that deals with the study of microorganism. And the fourth one is define biotechnology,
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री। द फिफ्थ वन इज़ व्हाट आर बायो एलिमेंट्स। जी हमने जो बायो एलिमेंट्स पढ़े थे वो उसकी डेफिनेशन है यहाँ पर लिखनी है आपने। इसके अलावा जो आप लोगों की ब्रांचेस हैं ना उनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है, हो सकता है इसके अलावा भी कोई पूछी जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।